बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 और आज हमारा टॉपिक है एटॉमिक साइजेस। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम एटॉमिक साइजेस को तीन मुख्तलिफ अंदाज में पढ़ेंगे। इन एटॉमिक साइज को हम एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस और कोवलेंट रेडियस की सेंस में पढ़ेंगे। तो आइए आगाज करते हैं एटॉमिक साइजेस। माय डियर स्टूडेंट, एटम का साइज किसी भी कंपाउंड की, किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उनको डिस्कस करने में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है। तो इसका मतलब है कि हमने एलिमेंट्स के एटॉमिक साइजेस, इनको हमने थारोली, इनका ट्रेंड डिस्कस करना है कि अक्रॉस द पीरियड इनका ट्रेंड क्या है, डाउन द ग्रुप इनका ट्रेंड क्या है, और हमने वो फैक्टर पढ़ने हैं जिनकी बिना पर ये अक्रॉस द पीरियड या डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइजेस में वेरिएशन आती है। एटॉमिक साइजेस, इसको मैं तीन हेडिंग्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला जो हेडिंग है उसमें मैं एटॉमिक रेडियस की बात करूंगा, दूसरे में आयनिक रेडियस, और फिर स्टूडेंट्स मैं आपके साथ कोवलेंट रेडियस डिस्कस करूंगा। अब सवाल ये कि एटम का साइज ये तीन मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी में क्यों डिस्कस होता है? आंसर वेरी सिंपल, कि एटम जिस शक्ल में पाया जाता है, कंपाउंड में एटम जिस शक्ल में पाया जाता है, हम वैसा उसका साइज, उसका रेडियस मालूम कर देते हैं। मसलन आप आयनिक कंपाउंड की बात करें, अब आयनिक कंपाउंड में एटम की शक्ल में होगा डेफिनेटली, कैटाइन की शक्ल में, एनाइन की शक्ल में। तो आयनिक रेडियस में हम एटॉमिक साइज किस टर्म में डिस्कस करेंगे? आयनिक रेडियस की शक्ल में। इस तरह हमारे पास जो कोवलेंट कंपाउंड्स है, जिनमें एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है, उसमें हम एटॉमिक साइज को कोवलेंट रेडियस की सेंस में डिस्कस करेंगे। तो हम आगाज करते हैं एटॉमिक रेडियस से। मेरा जो पहला हेडिंग है स्टूडेंट, वो है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस हुआ सिंगुलर और रेडियाई इसका प्लूरल आ गया, एटॉमिक रेडियस। मैं ना डेफिनेशन से आगाज करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपके साथ ना इसकी दो डेफिनेशन शेयर करता हूं। पहली डेफिनेशन, द एवरेज डिस्टेंस, the average distance between nucleus of an atom and its outermost shell is called एटॉमिक रेडियस। ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी ना, ये हमारी बुक में एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन लिखी हुई। जरा इसको देखें, लिखा हुआ है द एवरेज डिस्टेंस। एवरेज किस किस के दरमियान? न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के दरमियान। तो किसी एटम के न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के दरमियान एवरेज डिस्टेंस। अब एवरेज डिस्टेंस से क्या मुराद है स्टूडेंट? ये मेरे पास न्यूक्लियस है, इसके गिर्द ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर, सर्कुलर पाथ में भी, इलिप्टिकल पाथ में भी ये रिवॉल्व करते हैं। अब आपने क्या करना है? अब यहां पे कोई एक वाज़े लाइन तो नहीं है कि आप वहां से लेकर न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस मेजर कर दें। तो फिर आपको ना तीन चार जगहों से डिस्टेंस ऑफ वैलेंस शेल और न्यूक्लियस इसको मेजर करना पड़ेगा। फिर जितने भी आप वो डिस्टेंसेस मेजर करेंगे उनका एवरेज ले लें। वो जो एवरेज आपके पास आएगा, एवरेज डिस्टेंस आएगा, दैट एवरेज डिस्टेंस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। माय डियर स्टूडेंट, इससे भी ज्यादा वाज़ेह जो डेफिनेशन है वो सेकंड ईयर में जाके आप चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। मैं जरा आपके साथ वो शेयर करता हूं। जो दूसरी डेफिनेशन है ना, उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको समझाता हूं वो डेफिनेशन है क्या। देखें, मेरे पास ये दो एटम्स हैं, दीज एटम्स आर ऑफ सेम एलिमेंट,
यानी दीज आर सिमिलर एटम्स, ये दोनों सिमिलर एटम हैं, एक ही एलिमेंट के एटम हैं। आप ना इन दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई का डिस्टेंस उसको मेजर कर लो। अब वो जो आपने डिस्टेंस लिया, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ दीज टू एटम्स, बॉन्डेड एटम्स, अब आप उस डिस्टेंस का हाफ ले लें। यानी वो जो आपने हाफ लिया, दैट इज कॉल्ड द एटॉमिक रेडियस। अब इसी को ही मैं बोल देता हूं, यानी हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम ऑफ सेम एलिमेंट। एक ही एलिमेंट के दो एटम जो बॉन्डेड हैं, जिन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है, उनके दरमियान जो न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका हाफ, दैट इज कॉल्ड द एटॉमिक रेडियस। यानी मैंने कहा दूसरी डेफिनेशन, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई, प्लूरल ऑफ न्यूक्लियस, half of the distance between nuclei of two bonded atoms of same element, एक ही एलिमेंट के दोनों एटम, is called atomic radius। My dear student, दो बातें आगे आप याद करते हैं। पहली बात, एटॉमिक रेडियस को हम कैसे मेजर करते हैं? हम ना एटॉमिक रेडियस को एक्स रेज डायफ्रैक्शन मेथड या स्पेक्ट्रोस्कोपिकली हम इसको मेजर करते हैं। यानी एक्स रेज डायफ्रैक्शन मेथड या आप स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स, इससे आप एटॉमिक रेडियस को, यानी दो एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है, आप उसको एक्स रेज डायफ्रैक्शन मेथड से या आप उसको स्पेक्ट्रोस्कोपिकली आप उस डिस्टेंस को मेजर करते हैं, फिर उसका हाफ ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द एटॉमिक रेडियस। दूसरी बात, यूनिट्स। एटॉमिक रेडियस को माय डियर स्टूडेंट हम नैनोमीटर में, एंगस्ट्रम में या पिकोमीटर में मेजर करते हैं, यानी दीज आर द यूनिट्स। अब आप जानते हैं कि 1 नैनोमीटर दैट इज कल टू 10⁻⁹ मीटर। नैनो से 9, 10⁻⁹। और आपने पढ़ा है पीछे लेक्चर्स में कि 1 एंगस्ट्रॉम दैट इज कल टू 10⁻10 मीटर। सिमिलरली 1 पिकोमीटर दैट इज कल टू 10⁻12 मीटर। तो आप एटॉमिक रेडियस के लिए जो यूनिट यूज करते हैं, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम या पिकोमीटर। नेक्स्ट, एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पहले देखें, फिर मैं उसको आंसर आपको समझाता हूं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन है मेरे पास, द साइजेस ऑफ, साइजेस कह लो या मैं यहां पर रेडियस कह देता हूं, द रेडियस ऑफ एन एटम कैन नॉट be determined precisely. Why? I mean, why the radius of an atom cannot be determined precisely? हम जो एटम का रेडियस मालूम करते हैं वो हम दुरुस्त तरीके से, सही तरीके से मालूम नहीं कर सकते। वो कहते हैं क्यों, ऐसा क्यों है? प्रिसाइजली का मतलब वो फिजिक्स में आप पढ़ते हैं ना, एक्यूरेसी और प्रिसीजन, या मैं प्रिसाइजली का मतलब है सही तौर पर, या जिसे हम कहते हैं दुरुस्त तरीके से। और एक और भी बात ध्यान में रखनी है, अगर किसी कंपाउंड में एक एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस कुछ आ रहा है तो उसी एलिमेंट का किसी और कंपाउंड में रेडियस चेंज हो सकता है। मतलब आप हाइड्रोजन की बात करो, अगर हाइड्रोजन का कार्बन के साथ एटॉमिक रेडियस और आएगा मीथेन में, और हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ HCl में रेडियस और आता है। इसका मतलब है एक ही एटम का डिफरेंट कंपाउंड में रेडियस चेंज हो सकता है। क्यों ऐसा होता है, इसको हम आंसर करना चाहते हैं। यानी आपके पास जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो यही है कि
किसी एटम का रेडियस प्रिसाइजली तौर पर दुरुस्त तरीके से हम मेजर क्यों नहीं कर सकते? माय डियर स्टूडेंट, आंसर में ना आपने दो बातें बतानी। पहली बात, पहला पॉइंट, देयर इज नो शार्प बाउंड्री ऑफ एन एटम, कि एटम की ना शार्प बाउंड्री नहीं होती। देयर इज नो शार्प बाउंड्री ऑफ एन एटम। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मेरे पास ये न्यूक्लियस है, इसके गिर्द ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ये सर्कुलर पाथ, एलिप्टिकल पाथ, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, मैं ना यहां ये लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि जनाब ये मैंने एक बाउंड्री लाइन लगा दी है, अब इसके बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ही नहीं कर सकता। मैं ये बाउंड्री लाइन नहीं लगा सकता। क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द कहीं भी मौजूद हो सकता है। अब सेंटेंस देखना, द प्रोबेबिलिटी of finding electron never become exactly zero even at a large distance from nucleus। अब जरा इसको देखना, मैंने कहा कि हम एटम की ना कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती। हम ये नहीं कह सकते कि जनाब इस लाइन के बाहर इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो एटम की कोई शार्प। दूसरी मैंने बात क्या की है? मैंने कहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, द प्रोबेबिलिटी, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये प्रोबेबिलिटी वगैरह इसको आप डिस्कस करेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का शक, शुबा। The probability of finding electron never become exactly zero even at a large distance। न्यूक्लियस से आप बहुत दूर हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये जनाब मैंने बॉक्स बनाया, इस बॉक्स में इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकता। यानी न्यूक्लियस से दूर कोई ऐसा पॉइंट आप नहीं कह सकते कि जहां पे आप कहें कि ये इलेक्ट्रॉन मौजूद ही नहीं। मैं ये लफ्ज जो है ना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इसका जरा आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट, एटम के न्यूक्लियस के गिर्द वो जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने का शुबा 95% हो, दैट इज कॉल्ड द ऑर्बिटल। द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 95%, जहां पे आपको पता है कि ये मुझे यकीन है कि इलेक्ट्रॉन यहां हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जहां पे 95% तक है, दैट इज कॉल्ड द ऑर्बिटल। और अगर मैं कहूं, फर्ज करते हैं, अगर मैं कहूं जी कि यहां पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, आ ही नहीं सकता, तो हम कहेंगे यहां पे द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो का मतलब है यहां इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऊपर हमने क्या कहा है? हम कहते हैं कि न्यूक्लियस के एटम की शार्प बाउंड्री नहीं है, और न्यूक्लियस के गिर्द दूर भी जाएंगे तो वहां भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का शुबा है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कहीं भी रिवॉल्व कर सकता है। लिहाजा द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन नेवर बिकम एग्जैक्टली जीरो इवन एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। दूसरा पॉइंट, दूसरा जो पॉइंट आपने ज़हन में रखना है वो है द इलेक्ट्रॉनिक probability, the electronic probability distribution, the electronic probability distribution is affected by neighboring atoms. That is why the radius of an atom
चेंजेस इन वेरियस कंपाउंड्स। इसमें हमारे पास जो चीज याद रखने वाली है वो ये टर्म है द इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। न्यूक्लियस के ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को ये फर्स्ट ईयर लेवल मैं यही कहूंगा कि न्यूक्लियस के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, मैं इसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहता हूं। अब देखें, ये मेरे पास ना हाइड्रोजन का एटम है, ये उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है जो सिंगल इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल है। ये मेरे पास साथ ना कार्बन का एटम है, ये कार्बन का। कार्बन में आप देखते हैं एटॉमिक नंबर 6 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी उससे कदरे बड़ी होगी। दिस वन इज द हाइड्रोजन एटम, दिस वन इज द कार्बन एटम। सिमिलरली ये मेरे पास हाइड्रोजन का एटम और इसके साथ अब अटैच है मेरे पास, दिस वन इज द क्लोरीन एटम। HCl की बात कर रहा हूं, HCl की बात। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, टोटल इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का साइज बड़ा है। अब ये मेरे पास है H, ये मेरे पास है Cl। अब ये आप मीथेन की बात कर रहा हूं, मीथेन CH4 कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। तो अब मीथेन में देखेंगे तो हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक रेडियस और होगा। अगर आप HCl में देखेंगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस और होगा। अब वजह क्या है? वजह यह है कि आपने एटॉमिक रेडियस कैसे लेना है, आपने वैलेंस शेल से लेकर न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस लेना है ना। जब इधर ये कार्बन एटम मौजूद है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को रिपेल करता है। रिपेल करने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड स्लाइटली इधर डिस्पर्स हो जाता है। इसके बरक्स आप जब क्लोरीन की बात, HCl की बात करते हैं, यहां क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ क्लोरीन ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को रिपेल करता है। अब जहां पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड थिक होगा, लार्ज इन साइज होगा, वहां पे रिपल्शन ज्यादा होगी, और जहां पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का साइज कम होगा इन केस ऑफ कार्बन, वहां पे रिपल्शन कम होगी। इसका मतलब है ये जो नेबरिंग एटम है ना, जैसे इधर कार्बन है और इधर क्लोरीन, ये जो नेबरिंग एटम है इसके इलेक्ट्रॉनिक जो क्लाउड है उसकी रिपल्शन इस हाइड्रोजन के साथ, इसकी रिपल्शन का मैग्नीट्यूड और है, इस हाइड्रोजन के साथ इस कार्बन एटम के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की रिपल्शन उसका मैग्नीट्यूड और है। तो इसका मतलब है कि दोनों केसेस में हाइड्रोजन का एटम सफर करता है और उसका एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज यकसा नहीं रहता। माय डियर स्टूडेंट, ये दो वो फैक्टर है जिनकी बिना पर हम कह सकते हैं कि हम एटम का रेडियस प्रीसाइजली डिटरमिन नहीं कर सकते। आगे हम बढ़ते हैं। मेरे पास इसी में अब आ गया पीरियोडिक ट्रेंड। पीरियोडिक ट्रेंड, माय डियर स्टूडेंट, पीरियोडिक ट्रेंड में ना मैं दो टर्म्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। नंबर 1, अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड आई मीन जब किसी भी पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस पर क्या फर्क पड़ता है। मैं सिंपली एक सेंटेंस लिख देता हूं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। ये ज़हन में क्या रखना है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। स्टूडेंट, इतना ही काफी नहीं है, आपको इसकी रीजन भी बतानी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है। जरा आए, ये मेरे पास ना सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। सेकंड पीरियड स्टार्ट फ्रॉम लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ये सेकंड पीरियड है। सेकंड पीरियड लिथियम से शुरू हुआ। लिथियम के न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन और बाहर 3 इलेक्ट्रॉन हैं। 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में और 1 इलेक्ट्रॉन एल शेल में, यानी टोटल। लिथियम के बाद बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4। बेरिलियम के न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन और बाहर इलेक्ट्रॉन भी 4 है। 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन एल शेल में।
बेरिलियम के बाद बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5। 5 एटॉमिक नंबर का मतलब है कि बोरॉन के न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन है और बाहर 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन शेल 2 हैं, के और एल शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। इस तरह आप बोरॉन के बाद कार्बन पे जाएं, कार्बन के बाद आप ऑक्सीजन पे जाएं, नाइट्रोजन पे जाएं, ऑक्सीजन पे जाएं, फ्लोरीन पे जाएं, नियोन पे जाएं। तो माय डियर स्टूडेंट, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, 2 चीजें आपने ज़हन में बिठानी है। नंबर 1, नंबर ऑफ शेल्स एंड तक, लिथियम से बेरिलियम नियोन तक नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट 2 हैं। अब एक बात आप ध्यान में रखनी है कि किसी भी एटम में कितने शेल होंगे यह डिपेंड करता है कि उसका ताल्लुक किस पीरियड से। तो जितने जो पीरियड होगा किसी भी एलिमेंट का, उस एलिमेंट के एटम में उतने ही शेल होंगे। मसलन सोडियम बिलोंग्स टू 3rd पीरियड, सोडियम हैव 3 शेल्स इन इट्स एटम। क्लोरीन बिलोंग्स टू 3rd पीरियड, क्लोरीन हैव 3 शेल इन इट्स एटम। पोटाशियम बिलोंग्स टू 4th पीरियड, पोटाशियम का ताल्लुक 4थे पीरियड से, तो पोटाशियम के 4 शेल होंगे, के एल एम एन। तो जिस एलिमेंट का ताल्लुक जिस पीरियड से होगा उस एलिमेंट के एटम में उतने शेल्स होंगे, ये ध्यान में रखना। ऑल दीज बिलोंग टू 2nd पीरियड, सो दे हैव 2 शेल्स इन देयर एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब दूसरी बात देखिए बेटा जी, लिथियम, इसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन पर +1 चार्ज, 3 प्रोटॉन पर +3 चार्ज। ये जो +3 चार्ज है, दिस वन इज कॉल्ड द न्यूक्लियर चार्ज। आप लिथियम के बाद बेरिलियम पे चले जाओ, अब उसमें आप देखेंगे तो उसके न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन है। इट मींस उसके न्यूक्लियस पर +4 न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। आगे आप बेरिलियम के बाद बोरॉन पे जाए, न्यूक्लियर चार्ज 5 हो गया, +5। कार्बन पे जाए +6। जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। माय डियर स्टूडेंट, जब न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बढ़ेगी, यूं न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा और पुल करने की वजह से एटॉमिक रेडियस श्रिंक करता जाएगा, कम होता जाएगा। अब आपने ज़हन में क्या बिठाना है? आपने ज़हन में ये बात बिठानी है कि जब हम लेफ्ट टू राइट किसी भी पीरियड में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। इट इज ड्यू टू नंबर 1, इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। As the nuclear charge increases, the attraction of nucleus on the electron increases. As a result, the atomic radius decreases. और दूसरी बात, the number of shells across the period remains constant. That is why we say that shielding effect almost remains constant. मैंने एक टर्म यूज की, shielding effect, ये आगे चल के हम देखेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, ये जो 2nd पीरियड है ना, जो मैंने आपके साथ शेयर किया, 2nd पीरियड के एटॉमिक रेडियस, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस प्रोमिनेंटली डिक्रीज करता है, वाज़े तौर पर एटॉमिक रेडियस कम होता जाता है। लेकिन जब आप हायर पीरियड में जाए, आई मीन 4th पीरियड या 5th पीरियड, अगर आप हायर पीरियड में जाएंगे ना तो वहां एटॉमिक रेडियस से डिक्रीज करता है, लेकिन वाज़े तौर पर नहीं। There is a minute decrease in atomic radius, बहुत कम होता है, लेकिन उसमें जो डिक्रीज आ रही है वो बहुत माइनर सी होती है। That is due to presence of, yes, that is due to the presence of electron in d orbitals. अब एक और चीज, माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ना एक टर्म है, वो है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, या इसे हम ना स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट एक्चुअली ना अक्रॉस द पीरियड, ये पढ़ने के बाद अब हमने डाउन द ग्रुप पढ़ना है कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस पर क्या फर्क पड़ता है, क्या वेरिएशन आती है। तो उसको पढ़ाने से पहले मैं आपको ये शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट ये समझाना चाहता हूं कि ये होता क्या। वैसे शील्डिंग का लफ्ज आया शील्ड से। शील्ड का मतलब होता है ढाल, बचाव। शील्ड, जिरा वो पुराने दौर में जो जंगें होती थी, जहां तलवार का, नेज़े का इस्तेमाल होता था,
तो वो जो सोल्जियर था उसने अपने जिस्म को लोहे की एक मजबूत जैकेट के जरिए कवर किया होता, तो उसको हम कहते थे जिरा, शील्ड। अब यहां शील्डिंग इफेक्ट, इससे क्या मुराद है? बड़ा माइन्यूट कॉन्सेप्ट है, जरा माइक्रोस्कोपिकली इसको स्टडी करना है, एक एक चीज की गहराई को समझना। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ना ये एक एटम है, एटम का न्यूक्लियस है और बाहर इसका ये फर्स्ट ऑर्बिट, के शेल, एल शेल, एम शेल, 3 मैंने शेल्स बना दिए। अब ना फर्ज करें कि मेरे पास सबसे बाहर वाला जो शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहर वाले शेल में होगा, जो आउटर मोस्ट शेल में होगा, जो वैलेंस शेल में होगा, हम उस इलेक्ट्रॉन को कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। मैं फर्ज करता हूं कि इस एटम में एक न्यूक्लियस है और एक बाहर इलेक्ट्रॉन है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जो इनर ऑर्बिट्स हैं, जो इनर शेल्स हैं, उनमें अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, मैं फर्ज कर रहा हूं। अब यह न्यूक्लियस सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। अब जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, मैं फर्ज करता हूं इस न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को 40 न्यूटन इसकी फोर्स से अट्रैक्ट किया। अब आप क्या करें, आप के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, आप एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो इनर शेल्स में मौजूद हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये टर्म याद रखनी है, मैं बार बार इसको यूज करूंगा। तो इनको हम क्या कहेंगे? इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स। सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनर शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या हुआ, जब इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन आ गए ना, अब न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन 40 न्यूटन नहीं रही, कम हो गई। फर्ज करते हैं अब 30 न्यूटन होगी। कितनी कम हुई? 40 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ये जो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन में कमी आई ड्यू टू इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन, ये जो कमी है, ये जो डिक्रीज है, दैट इज कॉल्ड द शील्डिंग इफेक्ट। इसको हम शील्डिंग इफेक्ट कहेंगे। यानी मैंने कहा द डिक्रीज इन द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसकी वजह से? ड्यू टू इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब ना रीजन ढूंढे, रीजन क्या है, वजह क्या है? माय डियर स्टूडेंट, रीजन बहुत सिंपल है। जब इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, तो 2 चीजें आ गई। एक, उन इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से अब न्यूक्लियस की पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन कम हो जाए। पहले तो न्यूक्लियस सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था ना, अब इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन आ गए तो अब न्यूक्लियस एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है कि अगर किसी फैमिली में पहला बेटा पैदा होता है ना, तो अब उसको जो पॉकेट मनी मिलती है, सपोज वो 50 रुपीज मिलती है, तो अब एक और बच्चा पैदा हो गया, अब क्या उसको 50 रुपीज मिलेगी? नहीं, कम हो जाएगी। अब एक और बच्चा पैदा हो गया, अब वो मजीद कम हो। इसका मतलब है कि जितने वो बच्चे इसको तादाद बढ़ती जाएगी तो डेफिनेटली उन तक वो जो उनकी पॉकेट मनी है वो कम होती जाएगी। सेम केसेस है, जब एक न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन था तो न्यूक्लियस फुल्ली उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था। अब इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से अब उस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होगी। तो अट्रैक्शन में कमी का कौन बायस बने? इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी एक और बात, अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, अट्रैक्शन में कमी के साथ साथ ये जो इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन है, ये उसको रिपेल भी कर रहे हैं और उस रिपल्शन की वजह से भी उस इलेक्ट्रॉन पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाती है। ये 2 बुनियादी वजूहात हैं जिनकी बिना पर हम कहते हैं कि इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन कम हो जाती है, और ये जो कमी आती, कमी
that decrease is called the shielding effect or screening effect. आपको मैं एक ना टोटका बताने जा रहा हूं, एक रिलेशन आपको समझाने जा रहा हूं. माय डियर स्टूडेंट, इस रिलेशन को आपने याद रखना. क्या रिलेशन है? रिलेशन है नंबर ऑफ intervening electrons, number of intervening electrons directly proportional to shielding effect, inversely proportional to attraction between nucleus and valence electron. ये याद रखना है. ये जो मैंने रिलेशन आपको बताया, ये हमें आगे आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वगैरह उसको पढ़ते हुए ये हमारी मदद करेगा. तो मैंने क्या कहा, जितने इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, और जितना शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा उतनी न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन कम होती है. न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट करता जाएगा. अब आए मेरे पास, अच्छा एक और भी बात ज़हन में रखनी है. जब आप ना किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट रहते हैं. अब जब नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट रहेंगे तो इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन की तादाद भी कांस्टेंट रहेगी. तो मैं कह सकता हूं लेफ्ट टू राइट जाते हुए द शील्डिंग इफेक्ट, किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हुए द शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट. ऑलमोस्ट पे एक लंबी बहस हो सकती है. तो शील्डिंग इफेक्ट SE, शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स almost constant across the period. लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप. शील्डिंग इफेक्ट ऊपर से नीचे बढ़ता है. वजह, क्योंकि नंबर ऑफ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं. अब आए, पहले हमने पढ़ा अक्रॉस द पीरियड, अब हम पढ़ते हैं ट्रेंड, पढ़ते हैं पीरियोडिक ट्रेंड डाउन द ग्रुप. माय डियर स्टूडेंट, जब हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है. तो मैं क्या कहूंगा कि एटॉमिक रेडियस increases from top to bottom in a group. कैसे? मैं ना फर्स्ट ए ग्रुप की बात करता हूं. फर्स्ट ए ग्रुप, इसे हम स्टूडेंट अल्कली मेटल्स कहते हैं. अल्कली मेटल्स, इसमें मेरे पास है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फिर फ्रेंसियम. कुछ बातें जरा इसमें देखें. आप इन सब का एटॉमिक नंबर देखें. एटॉमिक नंबर, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 में 8 ऐड करें 11. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 में फिर 8 का ऐड करें 19. तो पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 में 18 ऐड करें 37. तो रुबीडियम का एटॉमिक नंबर 37 में फिर 18 ऐड करें 55. तो सीजियम का एटॉमिक नंबर 55. तो मैंने ना सिर्फ लिथियम का एटॉमिक नंबर मुझे देखना है, फिर मैं 8, 18 और अगर आप फ्रेंसियम में जाना चाहते हैं तो 32 ऐड कर दें, वो 87 आ जाएगा. तो आप इस तरह इनमें ऐड करते जाएं, आपको फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर का. एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर का मतलब है कि लिथियम के एटम में 3 प्रोटॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं. एक और चीज स्टूडेंट, लिथियम बिलोंग्स टू, ये मैं पीरियड्स लिख रहा हूं, पीरियड्स. लिथियम बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड, सोडियम बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, पोटाशियम बिलोंग टू फोर्थ पीरियड, रुबीडियम फिफ्थ पीरियड, सीजियम सिक्स्थ पीरियड, फ्रेंसियम सेवंथ पीरियड. ये मैंने पीरियड लिखे. मैंने एक बात आपको पीछे वो याद करवाई है कि पीरियड ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू
नंबर ऑफ शेल्स। जो पीरियड होगा उतने ही उस एलिमेंट के एटम में शेल्स होंगे। तो लिथियम बिलोंग टू सेकंड पीरियड, लिथियम एटम में 2 शेल्स होंगे। सोडियम बिलोंग टू थर्ड पीरियड, सोडियम एटम में 3 शेल्स होंगे। पोटेशियम एटम में 4 शेल्स होंगे। रुबीडियम में 5 होंगे। तो जब आप किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं ना, तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो डेफिनेटली साइज क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। पहली रीजन ड्यू टू सक्सेसिव एडिशन ऑफ शेल्स, लगातार शेल्स ऐड होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस। दूसरी बात, दैट इज ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन। अब देखो, लिथियम की मैं बात करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, ये लिथियम का न्यूक्लियस जिसमें 3 प्रोटॉन है। फर्स्ट ऑर्बिट इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, दिस इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है दीज आर कॉल्ड इंटरवीनिंग। तो ये जो मैं इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा, तो लिथियम में 2 इंटरवीनिंग, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन। सोडियम की बात कर लो, ये न्यूक्लियस आ गया, ये फर्स्ट ऑर्बिट जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन, और ये थर्ड ऑर्बिट जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन। माय डियर स्टूडेंट, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना थर्ड ऑर्बिट में, दिस इज कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये 8 और ये 2 10, ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है दीज आर कॉल्ड इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है सोडियम के 11 में से 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 10 इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम के 19 में से 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 18 इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन। रुबीडियम के 37 में से 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 36 इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन 2, इसमें 10, इसमें 18, इसमें 36, इसमें 54। तो जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं, इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती है तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, और जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन कम होती जाती है, और अट्रैक्शन कम होने की वजह से एटॉमिक रेडियस एक्सपेंड करता जाता है, इंक्रीज करता जाता है। तो हम क्या कहेंगे? अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। लेकिन अगर आप इसमें इस फिग में देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि हम ना फर्स्ट ए ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो फर्स्ट ए ग्रुप में लिथियम का एटॉमिक रेडियस कम है, सोडियम का उससे ज्यादा, पोटेशियम का उससे ज्यादा, रुबीडियम का उससे ज्यादा, सीजियम का उससे ज्यादा, और फ्रांसियम का उससे ज्यादा। तो एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे इंक्रीज कर। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने एटॉमिक साइजेस की पहली जो टर्म है एटॉमिक रेडियस, उसको डिस्कस किया। मैंने आपको उसकी डेफिनेशंस 2 पढ़ाई, उसके बाद मैंने आपको यह समझाया कि हम एटॉमिक रेडियस को प्रीसाइजली क्यों डिटरमिन नहीं कर सकते। फिर हमने पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस पढ़ा कि अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है और डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, और इन दोनों ट्रेंड की, इन दोनों वेरिएशन का हमने लॉजिक रीजन उसको भी स्टडी किया। साथ ही साथ मैंने एक आपको इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी डिस्कस की आपके साथ, वो है शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।